जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। कैसे हैं? चलिए, सब मौज। चलिए बैठिए। तो आज हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे हैं। आज लास्ट दिन है इस चैप्टर का। इसमें कोई इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो नहीं रखे किसी ने? है? पहले से भी हैं कुछ? क्या मिक्स हो गए? ढूंढो कुछ इकोनॉमिक्स के, रख दो। बाकी ढूंढ लोगे? रख जाओ, वापस मत, मैं ढूंढ लूंगा। देखिए लिखा होगा मुद्रास्फीति, पैसा, मनी, ये सब चीजें हैं। चलिए, कुछ सवाल हो जाए क्या? रेडी जवाब देने के लिए? पक्का? चलिए, पहले ये बता देते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। यस यस, शाबाश। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? क्या? गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति। क्या पारंपरिक हो गई? चलिए एक सवाल बोलते हैं। बैंक दर मौद्रिक नीति के किस प्रकार का उपकरण है? किस प्रकार का उपकरण है? है? मात्रात्मक? सरकार की प्रतिभूतियों को आरबीआई और बैंकों के बीच खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? देख रहा हूं मैं कौन कौन नहीं बोल रहा है। क्या कहलाता है? मुक्त बाजार प्रचलन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मुद्रास्फीति के समय आरबीआई मुद्रा बाजार या मुक्त बाजार प्रचलन में प्रतिभूतियों को खरीदेगा या बेचेगा? हाँ? खरीदेगा या बेचेगा? खरीदेगा, बेचेगा। चलिए, काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? हैं? बस इतना बताइए। काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी में सरकार टैक्सेस का क्या करेगी? काउंटर साइक्लिक में टैक्सेस को कम या ज्यादा? भाई एक ही बार ऑप्शन मिलता है पेपर में गोला भरने का, फिर नहीं गोला भर सकते। तो अब बताओ, कम टैक्स कम करेगी या ज्यादा? टैक्स कम या ज्यादा? ऑनलाइन टैक्स क्या करेगी? ज्यादा, जिससे इन्फ्लेशन को क्या किया जा सके? कंट्रोल। तो एक होता है प्रो साइक्लिक, एक काउंटर साइक्लिक। प्रो साइक्लिक में इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगी, है ना, और यहां इन्फ्लेशन को कम करेगी। कुछ ऐसा ही है क्या? चलिए, फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समेकन क्या है? जब सरकार अपने व्यय को बढ़ाए, कम करे, और राजस्व को और ऋण को कम करे। पक्का? सब आता ही है तुम लोगों से, क्या पूछें यार, सब बता देते तुम लोग। सब याद हो गया क्या? मुद्रास्फीति के समय विपरीत रेपो दर का क्या होगा? है? ये तो हमेशा के लिए याद हो गया। सही है कि नहीं? चलिए, महंगी मुद्रा या मौद्रिक नीति में, डियर मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट का क्या होगा? क्या होगा? पक्का?
बढ़ेगा। ऑनलाइन सही चल रहा है? चलिए देखो, दिव्या प्रकाश कह रहे हैं या कह रही हैं कि आप बोले थे क्वेश्चन नहीं हिलेगा, लेकिन क्वेश्चन तो सब बन रहा है। वो 60 में से बन गया क्या? सीरियसली? आप लोगों के लिए नाइस। बन गए तुमसे? हैं? कुछ कुछ छोड़कर चलेगा, कुछ कुछ चलेगा। 60 में से 40 भी अगर हम कॉन्फिडेंटली बन गए, 50 45-50 के बीच में, इतना भी चलेगा। बाकी देखिए आपको क्या, पहले तो एक बात बता देते हैं बढ़िया सी, कि पिछले साल जो कट ऑफ गई वो गई 61%। कितने परसेंट? पीटी में कितने क्वेश्चन आते हैं? उसमें से 90 क्वेश्चन की कट ऑफ गई, 91 ऐसे मान लो, 61%। तो देखो आज से ही तुम लोगों को लगने लगेगा कि मेंस लिखने से कोई हमें नहीं रोकेगा, और हो सकता है इस क्लास के 70% बच्चे मेंस लिखें, लेकिन जो इस फॉर्मूले को अपनाएंगे वो, राइट? कितना आनंद आ जाएगा। सोचो, एक क्लास से 4 एसडीएम, 2 तहसीलदार, 4 डीएसपी, 5 डीएसपी, कौन ऐसा नॉट? ऐसा कुछ बड़ी बात भी नहीं है। बस आपको करना क्या है, जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह, कौन ऐसा नॉट? हर विषय को। देखो जैसे मान लो पिछले साल की कट ऑफ, फिर ये फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट बैठा लो। बस सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने और यहाँ पर आके अदर सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस पढ़ने का पैसा नहीं दिया, साथ में एक अच्छी गाइडेंस मिले उसका भी पैसा दिया है आपने। कम ऑन, यस। देखो जैसे कट ऑफ गई 61%, मतलब 150 में से, मान लो अगर आप 150 में से 91 क्वेश्चन, मान लेते हैं हम 61% ऐसे कट ऑफ गई, सही है ना? इसका मतलब है पेपर में 39% ऐसे सवाल थे जो एग्जामिनर बीपीएससी खुद आपसे कह रहा है कि आप इन्हें सॉल्व ना करें, आप मीन्स लिखेंगे। लेकिन हमारे छोटे भाई बहन किस में लगे रहते हैं? अब आपको करना क्या है, मान लो किसी को मॉनेटरी पॉलिसी में आपने, मैं एग्जांपल दे रहा, जैसे आपने मुद्रास्फीति के क्वेश्चन करे, 60 करे, मैंने 60 दिए, आपसे 40 बन गए, 45 बन गए, 50 बन गए, 10, 15, 20 नहीं बन रहे, तो पहले तो कोशिश करो एक बार कि वो क्यों नहीं बन रहे, और मान लो उसके बाद भी ना बने तो उन्हें भूल जाओ हमेशा के लिए। ऐसा कोई सिखाएगा क्या? वो क्यों, वो आप कंसीडर कर लो कि वो इन 39%, 39 बोलते हैं बिहार में, हमारे यहाँ बोलते हैं 39, तो इन 39 जो सीख रहे हैं हम धीरे धीरे, इन 39% में वो हैं। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। जैसे मान लो एक विषय छोटा सा ले लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे कोई विषय बोलेंगे तो ऐसे मत समझना, लेकिन मान लो केमिस्ट्री, या मान लो हमारे इकोनॉमिक्स में ही प्लानिंग, या मान लो टैक्सेशन, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत पढ़ लिया मैंने, पढ़ा दिया, नहीं घुस रहा दिमाग में। हो सकता है टैक्सेशन के पन्ने फाड़ो, जला दो, क्या दो, स्वाहा, राइट। बाकी का जो तैयार करो वो इसमें होना चाहिए, टैक्सेशन को इसमें डाल दो। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए स्ट्रेटेजी। कम ऑन, यस। जैसे मान लो एक विषय है केमिस्ट्री, जो मैं कह रहा था, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा, एग्जाम्पल है, नहीं घुस रहा, पन्ने फाड़ो, स्वाहा, कहो तुम इसमें हो। इसका मतलब बाकी फिजिक्स और बायो अगर करोगे तो वो ऐसी होनी चाहिए कि इसमें से गुंजाइश ना हो एक भी गलत होने का। क्या मुझे लग रहा मेरी बात समझ गए? मतलब हमें बीपीएससी अगर प्री क्वालिफाई करना है तो एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक रणनीति बनानी पड़ेगी। कम ऑन, यस। क्योंकि जितनी सीटें आई हैं, अभी एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जिससे या तो आधे लोग तैयारी छोड़ देंगे या आधे लोग स्पीड बढ़ा देंगे।
जितनी सीटें आई हैं या 70वें में जितनी आएंगी, ध्यान से सुनना, जितनी सीटें 70वें में आएंगी उसके 20% ऐसे लोग हैं आपके बीच जिन्होंने कम से कम 2-2 बार मेंस दिया है, और जिन्होंने कम से कम 1-1, 2-2 बार और कम से कम 2 गुने, ध्यान से सुनना मेरे इस फॉर्मूले को, जीवन परिवर्तित कर देगा। या तो कह देगा भैया बोरी बिस्तर बांधो निकल लो, या पढ़ो तो ईमानदारी से पढ़ो। जितनी सीटें आई हैं आएंगी उनके 2 गुने बच्चे पिछले कई सालों में इंटरव्यू ही दे चुके। मतलब आपकी जो फाइट है वो किन बच्चों के साथ है? मतलब 2 गुने तो पहले से ही मार्केट में माल तैयार है बिकने को लिए। कह रहा बीपीएससी से हम हैं, खरीदो हमें माल, इकोनॉमिक्स की भाषा। अरे बोलो यस, इसका मतलब तुम समझ गए। अगर सोचो 2 गुने सीट के तो पहले ही इंटरव्यू दे चुके, उनमें से कोई 1 बार कोई 2 बार, फिर आपका नंबर कहां आएगा? मुझे लग रहा समझ गए। अगर तैयारी करनी है तो ईमानदारी से करो, वरना बोरी बिस्तर उठाओ और घर निकल लो। कह देना पापा, एक डॉक्टर भरत मिले थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने हमारा ज्ञान खोल दिया, आंखें खोल दी, और पापा हमसे नहीं हो पाएगा। अरे बोलो यस। और अगर तैयारी कर रहे हो तो ईमानदारी से करो। क्या मेरी बात समझ गए? क्योंकि अगर किसी दिन तुमने 2 घंटे कम पढ़ा, सपोज करो तुम्हारे बिल्कुल साथ में बिल्कुल कुछ ऐसे बच्चे चल रहे हैं, जितना तुम्हें आता उतना उन्हें आता, जितना तुम्हें आता उतना उन्हें आता, जितना तुम्हें आता उतना उन्हें आता। क्या किया तुमने? 2 दिन छुट्टी मना ली और उन्हें 2 दिन पढ़ लिया। वो बहुत सारे बच्चे तुमसे क्या हुए? आगे निकल गए। उन्हें वो दिखते नहीं है, लेकिन वो इसी हमारे बीच में होते हैं, और हमारी लड़ाई तो उन्हीं के साथ है ना। बोलो यस। तो आपकी लड़ाई आपके साथ स्वयं है, किसी और से तो छोड़ो आप। कम ऑन, मुझे लग रहा मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं, ऑनलाइन भी। चलिए, ज़्यादा हवाबाजी हो गई है, अब आगे चलते हैं। क्या ये वाला फॉर्मूला याद आ गया? तो अगर मैंने कहा मान लो 60 दिए, 40-45 बन गए, तो उस पर खुश होइए। बाकी के जो नहीं बन रहे, पहले कोशिश करो बन जाएं, और बाद में भी कुछ नहीं घुस रहा, छोड़ो उसे बस। लेकिन जो आ रहा है वो अच्छे से आए। कम ऑन, सही कि नहीं? अगर उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो ना छूटे बस। चलो देखो दोस्तों, एक हो गई हमारी पारंपरिक मौद्रिक नीति, पढ़ ली है हमने। आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति। इसका मतलब है जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो हम क्या करेंगे? या तो डब्बे को ही रख देंगे गैस पर, वो भी तो करते हैं। तो आज देखते हैं कि कैसे टेढ़ी उंगली करेंगे या कैसे डब्बा गैस पर रखेंगे। तो ये अनकन्वेंशनल, गैर पारंपरिक। पहले इसका मतलब और अच्छे समझो। आरबीआई ने क्या किया? बैंक रेट को बढ़ा दिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, सीआरआर को बढ़ा दिया, एसएलआर को बढ़ा दिया, ये सोचकर कि चलो जी ठीक है, इससे देश में मनी सप्लाई हम क्या कर लेंगे? कम। सही है, लेकिन यार मनी सप्लाई कम हो ही नहीं रही, कर ही नहीं पा रही सरकार या आरबीआई। तो फिर आरबीआई क्या करेगी? अब कुछ अलग और अनोखे तरीके निकाल के लाएगी, जिसके द्वारा या तो मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए देश में, या मनी सप्लाई को घटाया जाए। कम ऑन, यस ना। एक जना है अब्बू सलमान, कह रहा है हाय स्वाति। अबे स्वाति थोड़ी ना तुझे मिलेगी, हो सकता है वो किसी और की हो, है ऐसा। मतलब देख रहे, मतलब पढ़ने आए हैं, जुगाड़ यहीं पे सोचने लगे अपनी, है ना। ये नहीं सोच रहे चलो इकोनॉमिक्स सीख लें। देखो स्वाति, उसको जवाब दो यार, बेचारे का तड़प रहा होगा। हाई की जगह बाई कर दो कम से कम ना। आइए हम बात करते हैं ये नॉन कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी की, और ध्यान से सुनिएगा। पहले हम आज इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे और फिर उन 60 में से देखते हैं कितने क्वेश्चन आज कर पाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। कम ऑन, यस।
ये कुछ तरीके हैं जिन्हें हमने नाम दिया गैर पारंपरिक मौद्रिक नीति, जैसे हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मुद्रा। मतलब क्या है? क्या ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया था, पढ़ा था हमने, हेलीकॉप्टर मनी पढ़ा था कि नहीं दोस्तों? इसका जो कॉन्सेप्ट है ये मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। एक बढ़िया इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने एक कॉन्सेप्ट दिया जैसे हम कहते थे हेलीकॉप्टर मनी। जैसे एक सीरीज़ की, वेब सीरीज़ की बात हो रही थी एक दिन, मनी हाइस्ट हो रही थी, यानी मनी हाइस्ट। उन्होंने अपने पार्ट टू या पार्ट 4 या 3, पता नहीं, भूल गए, पार्ट 3 में एक काम किया। जब उन्हें स्पेन की सेंट्रल बैंक लूटनी थी तो उन्होंने क्या किया, उससे पहले उन्होंने एक और मिंट लूटी, पैसा कमाया बहुत सारा, और उससे उस पैसे को बाद में अब उनका कुछ हुआ ऐसा कि उनका एक बंदा पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब वो बंदा उन्हें छुड़वाना था, तो उन्होंने प्लान बनाया इस बार हम स्पेन की सेंट्रल बैंक लूटेंगे। उसके लिए उन्होंने लोगों का कॉन्फिडेंस गेन किया। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, हेलीकॉप्टर उड़ाए स्पेन में, और उन हेलीकॉप्टर से खूब पैसा उड़ाया, और वहां के लोगों के पास बहुत पैसा आया, लोग खुश हो गए, कम ऑन यस और नॉट, और लोग उनके दीवाने हो गए। तो ऐसा ही आरबीआई भी करती है, समझना। जब आरबीआई देखती है कि देश में मनी सप्लाई कम हो रही है, देश में मनी सप्लाई क्या हो रही है, कम, राइट, देश में मनी सप्लाई क्या हो रही है, कम, सही है। तो अब आरबीआई क्या करेगी, खूब सारे नोट छापेगी, और खूब सारे नोट छापकर वो क्या करेगी, लोगों को बांट देगी। लोगों को बांट देगी कैसे, समझो। जैसे कोविड का पहला वेव, क्या याद है आप लोगों को? याद है आप लोगों को? तो जो कोविड का पहला वेव था, बोलो यस, उसमें क्या मैडम निर्मला सीतारमन और उस समय हमारे राज्य वित्त मंत्री थे अनुराग ठाकुर, तो वो 4-5 दिन लाइव आए, राइट, और उन्होंने हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ रुपए दिया। इसका मतलब मैं ये बता चुका हूं पहले आपको, तभी बेटा तुम लोग आगे आगे बोल रहे। तो दोस्तों 20 लाख करोड़ रुपए दिए, सही है। किस लिए, समझना। वेव, जब कोविड का पहला वेव था तो उस समय सारे उत्पादन गतिविधियां, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज क्या थी, सब ठप थी। सारे लोगों का काम क्या था, ठप था। इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन, प्यारे दोस्तों, इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन से गुजर रही थी। अब देखिए आप लोग, जैसे मैंने बोला टेक्निकल रिसेशन, आप बिना समझाए अपने आप बोले, इसका मतलब क्या, देख कह रही मंदी, आगे बैठी है मंदी कर रही, अब ढूंढ रही, देखो वो बंद रहने दो उसको। क्या होता टेक्निकल रिसेशन, जब 2 क्वार्टर में, थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं, अरे साउंड बंद नहीं हुई, बैटरी खत्म हो गई थी। अरे तुम लोग भी ऑनलाइन, थोड़ा चैन नहीं है तुम लोगों को, तो थोड़ी आवाज बढ़ा दो वैसी। तो याद आ गया क्या होता, जब लगातार 2 क्वार्टर में ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाए, बोलो यस। दोस्तों क्या हुआ कि इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन से गुजर रही थी, इकोनॉमी बहुत मंदी में थी। ऐसे में हमारी भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए हमारे देश में क्या किया, दिया, प्रोत्साहन किया। 20,000 रुपए देकर, 20 लाख करोड़ रुपए देकर देश में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने बोला क्या, हेलीकॉप्टर मनी। और इसमें क्या होता है कि जब हम हेलीकॉप्टर मनी का प्रयोग करते हैं तो फिर इसमें जो पैसा लोगों को दिया जाता है वो पैसा वापस नहीं लिया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड हेलीकॉप्टर मनी। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा कि हेलीकॉप्टर मुद्रा का प्रयोग किस समय किया जाएगा। तो कब, मुद्रास्फीति में, अपस्फीति में, तो अपस्फीति, या मान लो मंदी में, तो मंदी फिर नीचे अपस्फीति। तो जब या तो मंदी हो या अपस्फीति हो तो किसका प्रयोग करेंगे हम, हेलीकॉप्टर मनी का करेंगे। क्या बात समझ गए?
तो क्या इकोनॉमी में वही टेढ़ी उंगली करके क्या घी निकला कि नहीं निकला कि भाई साहब बैंक रेट रेपो रेट काम नहीं कर रहे, टैक्स वैक्स खर्च वर्च काम नहीं कर रहे, तो अब क्या किया, नए नोट छापे और लोगों को दे दिए। तो दिस इज कॉल्ड द अनकन्वेंशनल, समझो गैर पारंपरिक। क्या हमेशा आरबीआई ऐसा ही करेगी क्या? क्या जैसे हम रोज दाल रोटी चावल खाते हैं, लेकिन क्या हम रोज रोज खीर, क्या रोज रोज चल रहा 4-5 मिठाइयाँ पकौड़ी कचौड़ी ये सब रोज रोज खा रहे क्या दोस्तों? वो तो कभी कभी बनता है घर में। अरे बोलो यस, दैट इज कॉल्ड अनकन्वेंशनल, पारंपरिक, कभी भी कभी कभी। कमान यस और नॉट? शायद आप लोग समझ, गैर पारंपरिक आप लोग समझ गए। चलिए हो गया। क्वांटिटेटिव ईजिंग, देखो जीवन में कभी भूलोगे नहीं, बस ध्यान सुनना। ईजिंग, अब आप याद करो, मैं ये वर्ड आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ईजिंग मैंने कल ही बताया था, इजी मॉनेटरी पॉलिसी। तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी में सारे लोग पहले बताएंगे कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। एवरीवन, बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। तो जब किसी भी देश की केंद्र बैंक, मान लो अपने देश में आरबीआई, भारी मात्रा में बड़ी क्वांटिटी में, यस यस यस, कोई बात नहीं, कोई नहीं, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। क्यों, किस लिए? नहीं चलेगा, कोई जरूरत नहीं है ना ना, हो गया, इसको यहीं रख दो, यहीं रख दो, बोल देना हो गया काम। नहीं ना, यहाँ बेटा बेटा बेटा, बस इसी पे। यस, थैंक यू, हो गया, थैंक यू सो मच। नाउ तो दोस्तों जरा ध्यान समझो, इजी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को क्या करा जाएगा? क्या करा जाएगा? बढ़ाया जाएगा। तो जब आरबीआई या किसी भी देश की सेंट्रल बैंक भारी मात्रा में, विशिष्ट क्वांटिटी, विशिष्ट मात्रा में, एक लार्ज क्वांटिटी में क्या करे, अपनी सिक्योर ओपन मार्केट ऑपरेशन, याद आया? याद आया? तो उसमें क्या होता है, बेचना और खरीदना। तो दोस्तों जब आरबीआई देश में भारी मात्रा में अपनी प्रतिभूतियों को क्या करे, क्या करे, बेचेगी। मैं कह रहा हूं क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होगी, भारी मात्रा में लोगों से या बैंकों से या देश के लोगों से भारी मात्रा में प्रतिभूतियों क्या करे, खरीदे, और खूब सारा पैसा देश में क्या करे, दे दे। इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। इंडियन गवर्नमेंट इसको जनरली यूज नहीं करती है। आमतौर पर ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, ये अमेरिका की सेंट्रल बैंक इसका प्रयोग वक्त आने पर कभी कभार करती है। तो ये अमेरिकन इकोनॉमी का शब्द है, भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं होता। लेकिन मान लो कभी हमारे देश की आरबीआई भारी मात्रा में लोगों से प्रतिभूतियां क्या करे, खरीदे, और उन्हें खूब सारा पैसा दे दे, जिससे देश में तरलता को बढ़ाया जा सके। इसे बोलते हैं मात्रात्मक सहजता, क्वांटिटेटिव ईजिंग। बोलो समझ गए? नेक्स्ट टर्म लिखा है फेड टेपरिंग। तो देखो फेड शब्द आया है अमेरिका की सेंट्रल बैंक। मैंने कहा जनरली ये क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या भारत में होता है? अमेरिका की सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व। एवरीवन, क्या नाम है? राइट, उसको शॉर्ट में बोलते हैं फेड। क्या बोलते हैं? फेड। दोस्तों व्हाट इज फेड टेपरिंग? बस ध्यान सुनो, अगर तुम्हारे मुंह पर मैं एक टेप लगा दूं, तुम्हारे मुंह पर मैं एक क्या लगा दूं? टेप, तो तुम्हारी आवाज निकलेगी क्या? तेज तेज निकलेगी या धीरे धीरे? मो मो करते रहोगे, धीरे धीरे आवाज निकलेगी। अरे बोलो यस। बस याद रखना, इसी क्वांटिटेटिव ईजिंग की तकनीक को धीरे धीरे कम करना कहलाता है फेड टेपरिंग। फेड टेपरिंग, बोलो समझ में आया? जब भारी मात्रा में आपकी प्रतिभूतियों को मैं क्या करूं? खरीद लूं, तो उसे हम क्या कहेंगे? जब क्वांटिटेटिव ईजिंग को धीरे धीरे क्या करें? कम करें, तो उसे हम कहेंगे क्या? फेड टेपरिंग। दैट्स इट। नाउ व्हाट इज ऑपरेशन ट्विस्ट? ध्यान समझो, इसे
2019 में आरबीआई ने यूज किया। 1961 में 1961 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी इसका यूज किया था, ऑपरेशन ट्विस्ट का। होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ऑपरेशन ट्विस्ट बहुत अच्छा शब्द है ये, और थोड़ा उलझाऊ भी है, हो सकता है कुछ बच्चे समझ भी ना पाए। तो दोस्तों, ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट, दिस इज कॉल्ड, हिंदी में भी ऐसे ही, ऑपरेशन ट्विस्ट। क्या होता है समझेंगे। दोस्तों, मैंने आपको प्रतिभूतियां बताई थी, याद करिए आप लोग। प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज कैसी होती हैं? शॉर्ट टर्म, याद आया क्या? शॉर्ट टर्म में एग्जाम्पल बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लॉन्ग टर्म, याद आया? ये पंखा घूम कैसे रहा? नहीं, आपसे नहीं कह रहे, पंखे से ही कह रहे, मैं कर लूंगा। दोस्तों, हाँ ऐसे ही रहना बेटे। दोस्तों देखिए, ऑपरेशन ट्विस्ट यही बताएंगे। पहले प्रतिभूतियां एक क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म, बोले तो क्या? अल्पकालीन, सही है। और क्या? इनका क्या टाइम भी बताया था क्या मैंने? क्या बताओ जरा। 6 महीने से ज्यादा? क्या 6 महीने? मैं कह रहा 6 महीने से ज्यादा कह रहे कुछ, हाँ। 1 साल से ज्यादा तो शॉर्ट टर्म। अरे 1 साल से कम, पक्का? तो 1 साल से कम तो क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म। और 1 साल से ज्यादा, सही है। दोस्तों, जब 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 तेरी याद सताए मुझे रहा ना जाए, कम ऑन, यस। किसकी ये मत पूछना, पर्सनल है, राइट। दोस्तों अभी देखिए, आगे सुनिए। जब क्या हो कि मान लो हमारे देश में आरबीआई क्या करे, बहुत ट्विस्टेड पॉइंट है ये, नाम भी ट्विस्ट है, समझना, ट्विस्ट होगा कुछ। क्या होगा देखना। जब आरबीआई शॉर्ट टर्म, और एक है, पहले मैं लॉन्ग टर्म लिखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है और एक क्या है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है, सही है। एक दीर्घकालीन प्रतिभूतियां हैं और एक अल्पकालीन प्रतिभूतियां हैं, सही है। जब आरबीआई बैंकों की लॉन्ग टर्म प्रतिभूतियां खरीदे, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज क्या करे? खरीदे, बाय, और साथ में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज क्या कर दे? साथ में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बेच दे। इसे बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। देखो, मैंने कहा ये मत पूछना किसकी, तो एक सोनू कुमार है, कह रहा है बीबी की। अबे नहीं, वो पुरानी यादें आ गई थी अचानक से, राइट। तो दोस्तों ध्यान सुनियो, ऐसा कुछ भी नहीं, मजाक करता रहता मैं, सही है कि नहीं? नहीं तो कभी मेरा वीडियो बीबी देख ले भाई साहब, कांडी हो जाए घर जाके। तो आरबीआई क्या करे? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को, जो दीर्घकालीन प्रतिभूतियां हैं, उन्हें क्या करे? बैंकों से खरीद ले, सही है। और साथ में जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं, उन्हें बैंकों को बेच दे। इसे बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। बस इतना सा है, कुछ है ही नहीं है। ऐसा क्यों करेगी? थोड़ा आइडिया दें क्या? थोड़ा आइडिया दें क्या? अब ये बताइए, जो देश की बैंकों के पास पैसा जो जाएगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए जाएगा या लॉन्ग टर्म के लिए? बताइए, दिमाग लगाइए। मैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बाय कर रहा हूं, आपको पैसा दे रहा हूं, और आपके पास जो पैसा है वो थोड़े समय के लिए ले रहा हूं। तो आपके पास जो पैसा पहुंचा, वो कितने समय के लिए पहुंचा? लॉन्ग टर्म। कम ऑन, यस। अब आप हमारे देश में क्या कर सकते हैं? लोगों को या कंपनीज को लॉन्ग टर्म लोन दे सकते हैं। मान लो मेरी एक कंपनी है, मुझे क्या करना है? मुझे एक 100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाना है, एक सड़क बनानी है 100 किलोमीटर की, राष्ट्रीय राजमार्ग।
तो मुझे पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होगा या लॉन्ग टर्म के लिए? तो बैंक मुझे कैसा लोन देगी? लॉन्ग टर्म। अरे बोलो यस। तो जब लॉन्ग टर्म लोन की दरों को, लॉन्ग टर्म लोन की दरों को, लॉन्ग टर्म लोन के रेट्स को आरबीआई कोशिश करती है कि उन रेट्स को क्या कर दे, कम, तो ऐसा काम करेगी और उसे बोलेंगे ऑपरेशन ट्विस्ट। क्या समझ गए? जब बैंकों के पास, देखो रटो नहीं, समझो, जब बैंकों के पास लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जाएगा, तो बैंकें लॉन्ग टर्म लोन सस्ते में दे सकती हैं। बोलो यस। तो तब इसका यूज होगा ऑपरेशन ट्विस्ट। इसी का एक और भाई है जिसे कहते हैं, मैंने लिखा नहीं, कल बोला था, यहां पर लिख देता हूं। एक और है क्या? स्विच ऑपरेशन। स्विच ऑपरेशन, इसका जस्ट विपरीत। हो गया, खत्म। इसका जस्ट विपरीत। बोलो, समझ गया? समझ गया? समझ में आ गया? राइट ना? क्या समझ गया आप लोग? राइट। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। सो व्हाट इज स्विच ऑपरेशन? तो स्विच ऑपरेशन का मतलब है, स्विच ऑपरेशन का मतलब है, राइट। एक जना पूछ रहा है ऑनलाइन कि आपकी बीबी पढ़ी लिखी है कि नहीं। अबे तुझे क्या मतलब? तो शी इज ऑल्सो द असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट, इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, राइट। तो बताइए, कह रहे पढ़ी लिखी है या नहीं? बताइए। है मेरे जितनी पढ़ी, वो भी डॉक्टरेट है, ऐसे तो ना, कौन सही है कि नहीं? तो राइट। तो दोस्तों जरा ध्यान सुनिएगा, मतलब हम दोनों लोग पैसा छाप रहे, एक की कमाई स्टेबल, एक की अनस्टेबल, लेकिन एक की बहुत ज्यादा, उसकी थोड़ी सी क्या है, कौन ऐसा ना। लेकिन एक स्टेबिलिटी फैक्टर भी चाहिए ना जीवन में, कि मैं क्या भाई बिंदास, आज मूड हुआ पढ़ा रहा, कल मूड हुआ नहीं पढ़ा रहा, 10 दिन छुट्टी, लेकिन वो स्टेबल। लॉकडाउन भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, पैसा उसका आता रहेगा, मतलब मेरा हमेशा काम चलता रहेगा। ऐसी लोगाई ढूंढी मैंने, समझ में आया? तो ये राइट, जरा ध्यान से देखना दोस्तों। तो एक होता है दोस्तों स्विच ऑपरेशन। क्या होता है, जरा ध्यान सुनना। स्विच ऑपरेशन मतलब मैंने कहा ऑपरेशन ट्विस्ट का जस्ट उल्टा। बोलो, समझ गए? ऑपरेशन ट्विस्ट का जस्ट उल्टा। बोलो, राइट। तो ऑपरेशन ट्विस्ट का जस्ट उल्टा, इसका मतलब अब आरबीआई क्या करेगी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को बेचेगी और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को खरीदेगी। बोलो, समझ गए? अब देखो, एक जना पूछ रहा लव मैरिज थी या अरेंज है, सारी बातें पूछ ले तू यहीं पर, अबे पढ़ ले इकोनॉमी, राइट। दोस्तों क्या इतनी बातें आप लोग समझ गए? राइट नाउ नेक्स्ट देखो, बस बस भावनाओं को कंट्रोल में रखो। दिस इज कॉल्ड, राइट। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल सीआरआर। दोस्तों आइए सुनिए ध्यान से, बस बेटा बस। अब देखो, एक जना कह रहा मैम को दिखाइएगा नहीं, किसी दिन लेकर ही जाएंगे यहां पर। चलिए देखिए दोस्तों, राइट, जरा ध्यान समझो। व्हाट इज इंक्रीमेंटल सीआरआर? इंक्रीमेंटल सीआरआर का मतलब वृद्धिशील सीआरआर। क्या होता है ये वृद्धिशील सीआरआर, वो समझना। वृद्धिशील सीआरआर का मतलब होता है इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल सीआरआर। समझो, सीआरआर तो हमने पढ़ ही लिया, सभी बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक न्यूनतम प्रतिशत अपने पास रखना होता है। अगर मान लो अपने पास रखना होगा तो, वाह क्या ज्ञान मिला तुम्हें इकोनॉमिक्स का, बढ़िया एकदम बिंदास। क्या राइट दोस्तों, देखिए बाद में बात करेंगे, इस समय नहीं है। तो ये इंक्रीमेंटल सीआरआर को समझिएगा। सीआरआर तो हमने देख ही लिया था कि, और वर्तमान में कितने परसेंट है, 4.5%। सही है। चलिए वो खड़ी होगी दीवार के पास जो बैठी, खड़ी जाओ, नहीं तुम्हारे पीछे। हाँ जी, सिर्फ अगल बगल अगर किसी ने बोल दिया ना धीरे धीरे कोई खुसर खुसर, तब बताएंगे हम उसे, तो और कोई नहीं बोलेगा पूरी क्लास में। सीआरआर किस फॉर्म में बैंक को आरबीआई के पास रखना हो, ओए किस फॉर्म में बैंक को सीआरआर आरबीआई के पास रखना होगा,
किस तरीके से, मतलब कैसे? सवाल नहीं समझ पा रही? सवाल नहीं समझ पा रही है, जवाब देने का मूड नहीं हो रहा? तू आ रहा क्या बताने? है? हाँ हाँ, लग तो नहीं रहा तेरी शकल से। नहीं नहीं, ठीक है, कोई नहीं। ज्यादा आ रहा क्या? ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, क्या? फिर से रिपीट करें सवाल। जो बैंकें, अच्छा सीआरआर कौन रखता है? कोई नहीं, सीआरआर कौन रखता है? सीआरआर क्या होता, चलो ये बता दो, आराम से बताइए, इत्मीनान से बताइए। नहीं मन हो रहा? चलो तुम खड़े हो जाओ। वो पहुंच गया मेरा सारा। हाँ, तुम्हारे पीछे वाली, ये बगल वाली, हाँ यही, खड़े हो जाओ। बैठने को नहीं कहा, बैठ जाओ। हाँ जी, नहीं तुम्हारे बगल वाली, हाँ यही। आगे पीछे कोई नहीं बोलेगा। सीआरआर क्या होता? नहीं पता? अरे इतनी आवाजें फिर कहां से आती क्लास में? सीआरआर, रख जाओ, रख जाओ। चलिए बताइए। चल वो येलो टी शर्ट, येलो, एसएलआर कौन रखता है? किसके पास? किस फॉर्म में? सही है, गोल्ड, फॉरेन करेंसी, कैश। क्यों सीआरआर नहीं पता क्या तुम्हें? है? पता है लेकिन मूड नहीं हो रहा था क्या? है दोस्तों, चलिए देखिए, सीआरआर तो ये है कि, और अच्छा सीआरआर बैंकों को आरबीआई के पास कब रखना होता है? 14वें दिन, 14th डे। याद आ गया क्या? याद आया? रोज अपने पास, 14वें दिन पर आरबीआई के पास। सही है। लेकिन अब देखो, सीआरआर तो ये है कि वो रखना ही रखना होगा, लेकिन मान लो कभी, बस ऑनलाइन भी सबने बहुत अच्छा जवाब दिया, मान लो कभी कभी कुछ अलग सिचुएशन हो गई इकोनॉमी में, जैसे अभी 2000 के नोट आरबीआई क्या कर रही है? बैंकों के जरिए आरबीआई तक पहुंचा रही है। बोलो यस। आपके पास 2000 का नोट है, आप बैंक में दे आओ, और बैंक वो कहां दे आएगी? आरबीआई को दे आएगी। बोलो ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो अभी आरबीआई ने क्या कहा कि 19 मई 2023 से लेकर 28 जुलाई 2023 के बीच में जितना पैसा बैंकों के पास जमा हुआ, सीआरआर तो है ही 4.5% चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जितना पैसा बैंक के पास जमा हुआ, उस पैसे का 10%, कितने परसेंट? उठा के कहां रखना है? आरबीआई के पास। और उसे बोला इंक्रीमेंटल सीआरआर, वृद्धिशील सीआरआर। कमॉन यस। अब जो पैसा रखेगी आरबीआई इंक्रीमेंटल सीआरआर में अपने पास बैंक से लेकर, वो धीरे धीरे उस पैसे को बैंक को क्या करेगी? वापस भी दे देगी। लेकिन क्या सीआरआर का पैसा वापस देती है? नहीं। सो दिस इज कॉल्ड सीआरआर और वृद्धिशील सीआरआर। क्या बात समझे? ऐसे समझो भाई, जो 2000 का नोट किसका, अच्छा पहले तो ये बताओ, सीआरआर जो बैंक आरबीआई को देगी वो कौन से डिपॉजिट्स का देगी? जो एनडीटीएल है, मतलब कासा से आया है। एनडीटीएल तो याद है ना, डिमांड लायबिलिटी प्लस टाइम लायबिलिटी प्लस ओडीटीएल माइनस बैंक में जो अदर बैंक में जमा किया, पूरा याद है? बैठे बैठे तुम सब बोल देते, खड़े होते क्या हो जाता तुम लोगों को? है ऐसा सही कह रहा क्या मैं? तो बैठे बैठे यार ऐसे ही चलता है। दोस्तों एनडीटीएल याद आया, लेकिन ध्यान समझना, अब जो 2-2 हजार के नोट, मैं इसलिए बता रहा कि आप इसको पक्के तरीके से समझ लें, नहीं तो ऐसे तो रटना हो गया कि बता दिए सर ने ये। अब रटो नहीं, समझो। जो 2-2 हजार के नोट लोग एक्सचेंज करवा रहे, क्या वो पैसा बैंक का है क्या? वो पैसा किसका है? राइट। तो आरबीआई ने, लेकिन आया किसके पास? बैंक के पास। समझना, बैंक के पास 2000 का नोट आया, बैंक ने 2000 के 100-100, 500 के कस्टमर को दे दिए, तो बैंक के 2000 के नोट चले गए ना कस्टमर के पास। तो आरबीआई ने कहा भाई साहब वो 10% इंक्रीमेंटल सीआरआर के जरिए 2-2 हजार के नोट सारे बैंक से ले लिए।
अब वो पैसा बैंक को देना तो पड़ेगा ना, वापस नहीं देना पड़ेगा 2-2 हजार वाला, क्योंकि बैंक ने कस्टमर को दिया था। इसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल CRR। कभी विपरीत परिस्थिति में, जैसे 16 सितंबर 2016 से लेकर 11 नवंबर 2016 के बीच बैंकों में जितना पैसा जमा हुआ था, RBI ने उसे डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था 8 नवंबर को, तो बैंकों के पास जितना पैसा था, ध्यान सुनना, 16 नवंबर 2016 से 16 सितंबर से के लेकर 11 नवंबर 2016 तक बैंक में जितना पैसा जमा हुआ, सारा बैंक से RBI ने ले लिया अपने पास और बोला 100% CRR कर दिया था। उस समय कितने % कर दिया था? 100। तो उसे नाम दिया इंक्रीमेंटल CRR। जो पैसा लिया वो धीरे धीरे वापस दे दिया नए नोट के जरिए, धीरे धीरे वापस दे दिया नए नोट के जरिए। अरे बोलो यस। फिर लोग नोट लाए 1,500 के, लोगों ने दिए और फिर पैसा लोगों के पास पहुंच गया। मुझे लग रहा सिस्टम समझ में आ गया ये वाला। तो ऐसे बोलते हैं जब विपरीत परिस्थिति आए ऐसी, तो देखो अनकन्वेंशनल, गैर पारंपरिक, तो RBI ऐसी पॉलिसी का यूज भी कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों मार्केट स्टेबलाइजेशन। बहुत अच्छा टर्म है मार्केट स्पेशलाइजेशन, ध्यान समझना। हमारे देश में ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, बाजार स्थिरीकरण योजना, इसे 2004 में हमारे देश में लाया गया था। 2004 में। MSS क्या होता है समझो, रटना नहीं है, समझना है। क्या आप लोगों को मुक्त बाजार प्रचलन, ओपन मार्केट ऑपरेशन याद है? इसमें RBI क्या करती है? अपनी प्रतिभूतियों को सेल भी करती है और अपनी प्रतिभूतियों को बाय भी करती है, बेचती भी और खरीदती भी है, सही है। लेकिन क्या हुआ, RBI को देश में तरलता को बढ़ाना था। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, RBI को देश में तरलता, बाजार स्थिरीकरण योजना, RBI को देश में तरलता को बढ़ाना था। तो RBI ने क्या किया, तरलता बढ़ाने के लिए, अब दिमाग से बताइए कि क्या बेचा होगा या खरीदा होगा? बेचा होगा या खरीदा? बेचा। RBI ने बेचा होगा या खरीदा होगा? तो जब RBI देश से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर ले, बाय, जिससे देश में तरलता, एवरीवन क्या, जिससे देश में तरलता, लिक्विडिटी, तरलता को क्या किया जा सके, ज्यादा। तो दिस इज कॉल्ड द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, राइट। तो इसमें RBI सिर्फ एक ही काम करती है, क्या करती है, बाजार से प्रतिभूतियों को खरीदती है। सारे एक जैसे ही हैं लगभग, बस थोड़ा अलग अलग अंतर है, थोड़ा अलग अलग अंतर है। कम ऑन, यस और नॉट? बस मुक्त बाजार प्रचलन समझना और MSS में अंतर देखो क्या है। इसमें दोनों काम होते हैं, जल्दी बोलो हाँ। इसमें सिर्फ एक ही काम होता है, बोलो यस। इसमें तरलता को क्या बढ़ाया भी जाता है और घटाया भी जाता है, इसमें सिर्फ बढ़ाया जाता है। तो इसे बोलते हैं बाजार स्थिरीकरण योजना। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट टर्म देखिए, और आज का लास्ट टर्म फिलहाल इस पॉलिसी का, LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, LTRO। इसको RBI ने 2020 में यूज किया हमारे भारत में। कब यूज किया? फिर से याद करो, 2020 में। रक्षिता कह रही हैं, या रक्षिता तो लड़की हुई, कह रही हैं कि सर उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है ये, इतना जान लो, राइट। मैंने पहली कहा, तुम मान लो 39 में रख दो, इसको छोड़ो, नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। चलिए, LTRO क्या होता, 2020 में आया। कब आया RBI ने इसको? 2020 में, राइट। अब ये बताओ पहले, रेपो ऑपरेशन, रेपो क्या होता? जब कौन लोन ले, किससे ले, कैसा, शॉर्ट टर्म। लेकिन RBI ने 2020 में डीमोनेटाइजेशन, 2020 में कोविड हुआ, देश में बैंकों के पास पैसा क्या हो गया, कम हो गया।
देश में बैंकों के पास पैसा क्या हो गया, कम हो गया। तो आरबीआई ने बैंकों से कहा कि चलो आप एक काम करो, आप रेपो रेट पर ही, उस समय जो रेपो रेट चल रहा था, जैसे इस समय कितने परसेंट चल रहा, 6.5%, 6.5%, कहा आप रेपो रेट पर ही 1 से लेकर 3 वर्षों के लिए, 1 से लेकर 3 वर्षों के लिए लोन ले लो बैंकों से कहा। तो ऐसे बोला लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। क्या बात समझे? बाकी रेपो तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अरे बोलो यस। लेकिन आरबीआई ने एक स्पेशल फीचर निकाला अपना, ये सारे स्पेशल फीचर हैं, स्पेशल फीचर हैं। तो जब विपरीत परिस्थिति में आएंगे, अनकन्वेंशनल हैं, गैर पारंपरिक हैं, तो जब देश में पैसा अचानक से बहुत क्या हो गया, कम, एवरीवन, अचानक से पैसा क्या हो गया, कम, तो फिर अब ऐसे में क्या किया, आरबीआई ने कहा बैंकों से कि आप रेपो रेट पर ही 1 से लेकर 3 सालों के लिए मुझसे लोन ले लो और अपना पैसा कस्टमर को दो और यूज करो। तो ऐसे बोला लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। बोलो क्लियर है? जिसे समझ में नहीं आया वो चलिए एक बार फिर से सारे टर्म्स को समझ लेते हैं। चलिए, हेलीकॉप्टर मनी, मिल्टन फ्रीडमैन ने इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया, उन्होंने दिया। हेलीकॉप्टर मनी क्या कहता है कि जब विशिष्ट मात्रा में या भारी मात्रा में, चले समझना सारे लोग, जब विशिष्ट बड़ी मात्रा में आरबीआई नोटों को छापे और नोटों को छाप कर किसको दे दे, लोगों को दे दे, तो ऐसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑनलाइन ईमानदारी से बताएंगे, तुम सबको विद्या माता का समय। नाउ अब बताइए सारे लोग, हेलीकॉप्टर मनी समझ में आ गया? बहुत सारा पैसा छापे और लोगों को दे दे, हो गया शॉर्ट, समझ में आ गया, सॉर्टेड ऑनलाइन सारे लोग। चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, क्वांटिटेटिव ईजिंग। ईज, ईज का मतलब याद रखो, मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इजी मॉनेटरी पॉलिसी, कल पढ़ाया था, जब मनी सप्लाई को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो आरबीआई क्या करे, क्वांटिटेटिव ईजिंग में बड़ी मात्रा में बैंकों की सिक्योरिटी को क्या करे, खरीद ले और पैसा बैंकों को दे दे, इसे कहेंगे बस क्वांटिटेटिव ईजिंग। दोनों देखो कितने सिंपल टर्म है, यहाँ पे खूब सारा पैसा छापे और लोगों को दे दे, यहाँ पे क्वांटिटेटिव ईजिंग में खूब सारी सिक्योरिटी लोगों से क्या करे, देश से, बैंकों से क्या करे, खरीद ले और पैसा दे दे, हो गया। इसी प्रक्रिया को धीरे धीरे क्या करे, कम करे, तो इसे कहेंगे फेड टेपरिंग। मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग को धीरे धीरे कम करना, फेड टेपरिंग, ये दोनों हो गए। ऑपरेशन ट्विस्ट याद आ गया होगा, मैं क्या करूं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को आपसे खरीद लूं और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेच दूं। मैंने वैसे ही बताया था, मुझे पैसा देना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो बस हमेशा याद रखेंगे कि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को बैंकों से क्या किया, खरीद लिया, बैंकों के पास पैसा पहुंच गया और साथ में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेच दिया। तो ऑपरेशन ट्विस्ट, इसी का एक और भाई स्विच ऑपरेशन, हो गया क्या ना। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल सीआरआर। मतलब कभी कभी जब आरबीआई सीआरआर को अपने नॉमिनल रेंज से ज्यादा कर दे और थोड़े समय के लिए ऐसी प्रक्रिया करे, उसे कहेंगे वृद्धिशील सीआरआर। जैसे फिलहाल 2 ही बार देखने को मिली अभी रिसेंटली, एक बार 2016 में और एक बार अभी 2023 में, तो ऐसे हमने बोला इंक्रीमेंटल सीआरआर, हो गया। इंक्रीमेंटल सीआरआर मतलब सीआरआर अलग चलता रहेगा 4.5, उसके अलावा कुछ अलग से सीआरआर रखवाए और लेकिन वो पैसा बाद में बैंकों को क्या कर दे, वापस, वृद्धिशील सीआरआर, हो गया। नेक्स्ट देखिए, बाजार स्थिरीकरण योजना, ये तो बताई थी, बाजार को स्थिरीकरण करना है, तो अब आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पे सिक्योरिटीज को, तरलता को देश में बढ़ाना है, तो आरबीआई सिक्योरिटीज को क्या करे, बाय कर ले। बोलो याद आ गया, बस हो गया काम। बाकी ये तो आपको याद आ ही गया। इसमें किस रेट पर लोन देता है, कितने समय के लिए, 1 से 3 साल, दिस इज कॉल्ड LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, हेडिंग डालिए। चलिए अब बताइए सारे लोग ऑनलाइन, अब अगर ऑनलाइन अभी भी किसी को नहीं आया
या ऑफलाइन किसी को नहीं आया, तो जब हम लिखेंगे तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ पढ़ के लिखना। एक तो होता सिर्फ मैं बोल रहा तुम लोग लिखते जा रहे, मैं बोल रहा लिखते जा रहे, एक है सुन सुन के पढ़ पढ़ के लिखो फिर उसको समझो। कम ऑन यस, तो लिख लो हेलीकॉप्टर मनी, पहला शब्द हेलीकॉप्टर मुद्रा, हेलीकॉप्टर मनी। जब किसी देश की केंद्र बैंक, जब किसी देश की केंद्र बैंक, दोस्तों यहां पे थोड़ा मेरे से उल्टा हो गया, मैं माफी चाहता हूं। यहां पे जो मैंने बताया था तरलता कम करना, तरलता को बढ़ाना, एक्चुअली क्या है, जब देश में पैसा क्या हो जाए ज्यादा, ध्यान सुनिएगा, जब देश में पैसा, मैं बाद में मुझे लग रहा था कुछ कंफ्यूजन तो चल रही है दिमाग में, जब देश में पैसा क्या हो जाए बहुत ज्यादा, ध्यान समझना, तो उसे करना है स्टरलाइज, स्टेबलाइज या स्टरलाइज। ये देखिए टर्म क्या लिखा, स्टेबलाइजेशन, मतलब क्या करना है हिंदी में देखो, स्थिरीकरण, मतलब पैसा बहुत ज्यादा हो गया उसे स्थिरीकरण करना है, उसे क्या करना है कम, तब इसका प्रयोग होगा और इसे कहेंगे एमएसएस। क्या मतलब, जब देश में तरलता, सही करना है इसको, जब देश में तरलता को क्या कर ले हम लोग कम करें, तो ऐसे में आरबीआई बताइए सिक्योरिटी बेचेगा या खरीदेगा, तो आरबीआई सिक्योरिटीज को क्या करेगा, बेचेगा। बोलो क्लियर, दैट्स इट। जल्दी लिखिए हेलीकॉप्टर मनी। जब किसी देश की केंद्र बैंक, जब किसी देश की केंद्र बैंक जैसे भारत में आरबीआई, जैसे भारत में आरबीआई बड़ी मात्रा में धन की छपाई करे, बड़ी मात्रा में धन की छपाई करे, धन की छपाई करे, एवं उस धन को लोगों में वितरित करे, एवं उस धन को लोगों में वितरित करे। नेक्स्ट पॉइंट, हेलीकॉप्टर मुद्रा का सिद्धांत, हेलीकॉप्टर मुद्रा का सिद्धांत, हेलीकॉप्टर मुद्रा का सिद्धांत मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, इसमें केंद्र बैंक के द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें केंद्र बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाया जाता है, तरलता को बढ़ाया जाता है। जल्दी बताना है, इसका प्रयोग मंदी के समय होगा या मुद्रास्फीति में? अर्थात जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है। आपने इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाते बनाते ये बात फील करी होगी कि हम प्री में ही मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि हम सारे पॉइंट्स को डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ रहे हैं, ना कि सिर्फ एक लाइन में। ऐसी ही भाषा आपको मेंस में लिखते समय प्रयोग करनी है। कम ऑन यस। यहाँ कोई फैक्ट नहीं पढ़ा रहा मैं, या बहुत सारी चीज़ों में एक एक लाइन में नहीं पढ़ा रहा।
यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ रहे हैं, मतलब डे 1 से ही हमारी जो मेंस की तैयारी है वो क्या हो चुकी है, शुरू। कम ऑन, यस और नॉट। अर्थात क्या लिखा हमने, अर्थात अर्थव्यवस्था में तरलता नहीं, जब मंदी होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों में वितरित किया गया, लोगों में वितरित किया गया या की गई, किया गया धन, लोगों में वितरित किया गया धन वापस नहीं लिया जाता, वापस नहीं लिया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटेटिव ईजिंग, मात्रात्मक सहजता, क्वांटिटेटिव ईजिंग, मात्रात्मक सहजता। शालिनी, एक लिमिट से ज्यादा जब छापे और लोगों को दे दे तब उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग। नेक्स्ट, क्या क्वांटिटेटिव ईजिंग, सॉरी, उसे हम कहेंगे हेलीकॉप्टर मनी। क्वांटिटेटिव ईजिंग, जब अर्थव्यवस्था में, ब्रैकेट में मात्रात्मक सहजता, जब अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिए, तरलता को बढ़ाने के लिए किसी देश की केंद्र बैंक, तरलता को बढ़ाने के लिए किसी देश की केंद्र बैंक, तरलता को बढ़ाने के लिए किसी देश की केंद्र बैंक, किसी देश की केंद्र बैंक एक विशिष्ट मात्रा में, एक विशिष्ट मात्रा में प्रतिभूतियों को खरीदती है, एक विशिष्ट मात्रा में प्रतिभूतियों को खरीदती है। नेक्स्ट टर्म, खरीदती है, विशिष्ट मात्रा में प्रतिभूतियों को खरीदती है। नेक्स्ट, फेड टेपरिंग, नहीं, जितना अपने मन से उतना छाप नहीं सकते, एक लिमिट में ही छाप सकते हैं, लेकिन जो छापा हुआ धन है वो लोगों को दे दिया जाए तब। शालिनी, नेक्स्ट पॉइंट, फेड टेपरिंग, मात्रात्मक सहजता की प्रक्रिया, मात्रात्मक सहजता की प्रक्रिया को धीरे धीरे, मात्रात्मक सहजता की प्रक्रिया को धीरे धीरे, अजीत जी, मात्रात्मक प्रक्रिया की, मात्रात्मक सहजता की प्रक्रिया को धीरे धीरे, आप इसमें देखिए, ऑनलाइन पूरा इन्फ्लेशन का हिंदी और इंग्लिश में नोट्स अपलोड हो चुका है इन्फ्लेशन चैप्टर का। प्लीज ऑनलाइन सभी लोग चेक करें। वो इन्फ्लेशन हिंदी पार्ट 1 नहीं है,
पार्ट 1 हटा दो, बस इन्फ्लेशन ब्रैकेट में इंग्लिश और इन्फ्लेशन हिंदी, पार्ट 1 जो लिखा है ना हिंदी के सामने वो हटा दीजिए। तो देखिए क्या आप लोगों को मिल चुका है, नहीं मिला? सारे लोग बताइए। हिंदी का एच कैपिटल कर दो, यस। ऑनलाइन सारे लोग बताइए, और ये ऑफलाइन के बैच में इनके लिए भी डाल देना, अगर इनका किसी का छूट गया हो तो इन्हें भी मिल जाएगा, है ना? हाँ, वहाँ भी पार्ट 1 हटा देना। चलिए कमेंट्स दिखा दीजिए प्लीज़। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या लिख रहे थे हम लोग? जब मात्रात्मक सहजता की प्रक्रिया को धीरे धीरे कम करना, दैट्स इट। नेक्स्ट टर्म ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या? मात्रात्मक सहजता की प्रक्रिया को धीरे धीरे कम करना, बस खत्म बात। यस, मिल गया, ठीक है, ओके। आंसर की मैं आंसर क्वेश्चन कराऊंगा, तो आंसर की अपलोड भी करवा देंगे। पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आंसर की अपलोड करवाएंगे ऑनलाइन। सब लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए, ऑपरेशन ट्विस्ट। जब किसी देश की केंद्र बैंक दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को क्या करती है? बैंकों से खरीदती है, बेचती है? जब किसी देश की केंद्र बैंक दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को बैंकों से खरीदती है, दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को बैंकों से खरीदती है एवं अल्पकालीन प्रतिभूतियों को थैंक यू श्वेता सिंह, एवं अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बैंकों को बेचती है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंकों को बेचती है। इसे आरबीआई ने 2019 में, नेक्स्ट पॉइंट, इसे आरबीआई ने 2019 में प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट, यूएस की केंद्र बैंक ने 1961 में, यूएस की केंद्र बैंक ने 1961 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यूएस की केंद्र बैंक ने 1961 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसका प्रयोग, अच्छा बताओ कौन से लोन, दीर्घकालीन ऋण के ब्याज दर या कम करना या अल्पकालीन ब्याज दर? इसका प्रयोग दीर्घकालीन ऋणों के ब्याज दरों को, इसका प्रयोग दीर्घकालीन ऋणों के ब्याज दरों को कम करने के लिए होता है, कम करने के लिए होता है, कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट, स्विच ऑपरेशन। स्विच ऑपरेशन, स्विच ऑपरेशन, स्विच क्या SWITCH होना चाहिए ना? SWITCH, स्विच ऑपरेशन, स्विच ऑपरेशन। ऑपरेशन ट्विस्ट का उल्टा, ऑपरेशन ट्विस्ट का विपरीत, ऑपरेशन ट्विस्ट का विपरीत
अर्थात ऑपरेशन ट्विस्ट का विपरीत, अर्थात जब केंद्र बैंक दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को क्या करे, क्या करे, शाबाश, जब आरबीआई दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को बेचती है, जब आरबीआई स्विच ऑपरेशन में ना, जब आरबीआई दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को बेचती है, जब आरबीआई दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को बेचती है एवं अल्पकालीन प्रतिभूतियों को खरीदती है, एवं अल्पकालीन प्रतिभूतियों को खरीदती है, एवं अल्पकालीन प्रतिभूतियों को खरीदती है। सही है। नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धिशील सीआरआर, ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे इंक्रीमेंटल सीआरआर, वृद्धिशील सीआरआर, वृद्धिशील सीआरआर, ब्रैकेट में सारे लोग लिखेंगे इंक्रीमेंटल सीआरआर, वृद्धिशील सीआरआर, ब्रैकेट में इंक्रीमेंटल सीआरआर। जब आरबीआई किसी विशेष परिस्थिति में, जब आरबीआई किसी विशेष परिस्थिति में, जब आरबीआई किसी विशेष परिस्थिति में सीआरआर को एक सीमा से अधिक कर दे, एक सीमा से अधिक कर दे, राइट, नीचे लिखो, या भाई एक सीमा से अधिक कर दे, जैसे ए, जैसे नहीं हाइफन, ऐसे जैसे हाइफन और फिर नीचे ए, जैसे लाइक जैसे, जैसे ऐसे करें, नीचे ए 16 सितंबर 2016 से 16 सितंबर 2016 से 11 नवंबर 2016 तक, 11 नवंबर 2016 तक सीआरआर को 100% कर दिया, या सीआरआर 100%, सीआरआर 100%। नीचे बी, वर्तमान में 19 मई 2023, 19 मई 2023, 19 मई 2023 से 28 जुलाई 2023 तक एरो सीआरआर 10%, एरो सीआरआर 10% हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, बाजार स्थिरीकरण योजना, बाजार स्थिरीकरण योजना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, बाजार स्थिरीकरण योजना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, बाजार स्थिरीकरण योजना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ब्रैकेट में एमएसएस। पहला पॉइंट, इसका प्रयोग आरबीआई ने 2004 में, इसका प्रयोग आरबीआई ने 2004 में
अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरलता, अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरलता को कम करने के लिए, अतिरिक्त तरलता को कम करने के लिए किया था। नेक्स्ट पॉइंट, जब आरबीआई के द्वारा, जब आरबीआई के द्वारा, जब आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, जब आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, बस सही है, ऐसे लिख लो। एक साइड एमएसएस, छोटा सा 2-3 पॉइंट लिखने हैं बस अपन को। एक साइड एमएसएस बाजार स्थिरीकरण योजना, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, और एक साइड मुक्त बाजार प्रचलन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुक्त बाजार प्रचलन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहला पॉइंट लिखो, प्रतिभूतियों को सिर्फ बेचा जाता है, मतलब ओएमओ की तरह ही है ना, लेकिन अंतर क्या है वो एक लाइन में, सिर्फ प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, हो गया। वहां पर प्रतिभूतियों को खरीदा एवं बेचा दोनों पर प्रतिभूतियों को दोनों खरीदा एवं बेचा जाता है, प्रतिभूतियों को दोनों या प्रतिभूतियों को खरीदा एवं बेचा जाता है। यहां पर प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, यहां पर प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर तरलता को कम करने के लिए, दूसरा पॉइंट, तरलता को कम करने के लिए, वो नहीं दिख रही है मुझे जो इंग्लिश मीडियम की एक स्टूडेंट आई थी वो, अच्छा हाँ, अपलोड कर दिए मैंने नोट्स, ठीक है, प्लीज़ आप देख लेना उससे थोड़ा। ये जितने भी इंग्लिश मीडियम के और कौन कौन है, 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ से एक और शकल दिखा अपनी, ठीक है, और पीछे, ठीक है, और यहाँ, ठीक है, ठीक है, बस इतने हैं। तो आप लोगों के लिए अपलोड किया है, उससे करिएगा। साथ में आपने नोट्स तो यहाँ बना ही लिए, काम थोड़ा थोड़ा मैनेज कर रहे हैं, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, थोड़ा थोड़ा हो पा रहा, आवाज़ नहीं आ रही मुझे इंग्लिश मीडियम। खड़े हो जाओ इंग्लिश मीडियम वाले सारे विदेशी लोग, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े। ठीक है, मैनेज हो पा रहा है, हो पा रहा, थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ी दिक्कत आएगी मैं भी जान रहा, लेकिन देखो टर्म तो सारे इंग्लिश में ही चल रहे हैं, टर्म ऐसा नहीं है कोई भी ऐसा शब्द जो हिंदी में हो और इंग्लिश में ना हो। टर्म बोलो, हो गए, बैठो तुम लोग, तुम बताओ, है हो रहा ना, टर्मिनोलॉजी तो हो ही रही है, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, बैठ जाओ पीछे, सही है। चलो, टर्म्स तो अपने इंग्लिश में ही चल रहे हैं सारे, राइट, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं लिखवा नहीं पा रहा इंग्लिश में, लिखवा देता, लेकिन जो मैंने आपको अपलोड किया है ये मैंने खुद लिखवाया, राइट, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि ऐसे 5-7 बच्चों के लिए मैं फिर से डिक्टेट करूं, ऐसे पूरा बोलूं, थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, तो माफ़ करिएगा मुझे उसके लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा, तरलता को कम करना, यहाँ क्या लिखा, तरलता को कम या अधिक करना। चलिए नेक्स्ट, अबे एक ही बात है बे, क्या कह रहा, क्या बस हो गया, आप क्या करेगा उसके आगे, उसे समझा दो, पीछे दूध चाटा उसको दो, हो गया। नेक्स्ट, दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन या लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ऐसे ही लिख लो, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ब्रैकेट में डाल देना, दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन, नहीं तो ऐसे ही लिख सकते हैं देवनागरी में ही जैसे मैंने लिखा है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस,
लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। लिख लिया। इसका प्रयोग आरबीआई ने 2020 में किया था। इसका प्रयोग आरबीआई ने 2020 में किया था। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत, नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत आरबीआई सभी बैंकों को रेपो दर पर 1 वर्ष से 3 वर्षों तक के लिए 1 वर्ष से 3 वर्षों तक के लिए ऋण देती है। चलिए अब आप इसे याद करिए थोड़ा सा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कितने तरीके हैं? कौन कौन सी? सही है। ये दोनों नीतियां क्या बहुत अच्छे से दिमाग में इंस्टॉल हो गई? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। क्या ऐसे समझ में आ गया? किसी को पढ़ा भी सकते हैं? पक्की बात। चलिए अब रहता है प्रशासनिक नीति। आइए दोस्तों, प्रशासनिक नीति पढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। ज़रा ध्यान से सुनना है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बिल्कुल सिंपल है, कुछ है ही नहीं। देखो एक्चुअली जब, ध्यान से पहले मुझे सुन लो, जब क्या होता है, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आई, सरकार अपनी राजकोषीय नीति लेकर आई, देश में तरलता को एडजस्ट करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए। लेकिन जब इन दोनों नीतियों से भी काम नहीं हो पा रहा है, तब एक तीसरी नीति आती है, जैसे बोलते हैं प्रशासनिक नीति। क्या बोलते हैं? सही है। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय बनाता है। कौन बनाता है? लेकिन अगर हम प्रशासनिक नीति की बात करें तो बस ऐसा इतना याद रखना, ये सरकार ही बनाती है। बस कौन बनाती है? सरकार। बस खत्म। कम ऑन, यस। कोई एक मंत्रालय नहीं, अलग अलग मंत्रालय भी बना सकते हैं। कैसे? अभी पता चल जाएगा। देखिए प्रशासनिक नीति में पढ़ने की तगाड़ में मत रहो, सुनने की तगाड़ में रहो। अब हमने क्या किया? राजकोषीय नीति के जरिए या तो करों को कम किया या सरकार ने खर्चों को बढ़ाया, इससे मुद्रास्फीति का नियंत्रण हुआ। बोलो क्लियर है? और हमने राजकोषीय मौद्रिक नीति में क्या किया? बैंक द्वारा लोगों को जो ऋण दिया जा रहा है या बैंक का जो पैसा है उसे कम या ज्यादा करके इन्फ्लेशन कंट्रोल किया। बोलो यही पढ़ा हमने। लेकिन जब इनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा? फिर हम प्रशासनिक नीति का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब सरकार, समझो प्रशासनिक नीति है क्या? इसका मतलब सरकार फिर कुछ ऐसे नियम बनाएगी जिससे प्रत्यक्ष रूप से मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। कैसे? आओ देखो। नंबर 1, सट्टा और जमाखोरी पर प्रतिबंध। देखो पहले सट्टा समझो क्या होता है। सट्टा का मतलब है, क्या हुआ? सट्टा का मतलब है, पहले सट्टा समझो। सट्टा का मतलब होता है जब मैं एक बाजार से सस्ते में चीजें खरीदूं और उसे महंगे में चीजें बेच दूं। जब मैं सस्ते में खरीदूं और महंगे में बेच दूं, उसे बोलते सट्टा। यही तो होता। तो बताओ, अगर कोई सस्ते में खरीदेगा महंगे में बेचेगा तो क्या प्राइस महंगा नहीं होगा? इन्फ्लेशन नहीं होगा? दूसरा है जमाखोरी। समझना,
समझो, सपोज करो आप सभी लोग किसान हैं। कौन है आप लोग? कितने खुश होके बोल रहे किसान हैं। अच्छी बात है, किसान नहीं होगा तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? कम ऑन, यस और नॉट? जय जवान जय किसान, अरे बोलो यस। दोस्तों, जवान सेना पर है, सीमा पर है, इसलिए हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। किसान खेत में काम कर रहा है, इसलिए हम अच्छी तरह खा पा रहे हैं। बोलो सही बात है? दोस्तों, मान लो आप सब लोग क्या हैं? सही है। और आप सब हो गए बहुत चंट। कैसे हो गए? समझना क्या हुआ। पिछले साल आपके साथ क्या हुआ था कि आप सभी किसान ने खूब उत्पादन किया, फसल हुई, और सभी किसान भाई फसल को लेकर मंडी पहुंच गए एक साथ। तो मंडी में अचानक से सप्लाई क्या हो गई होगी? ज़्यादा हो गई होगी। तो किसान भाइयों को प्राइस, उनकी कीमत क्या मिली? नुकसान हो गया उन्हें। इस बार क्या हुआ? सब किसान चंट हो गए। इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन कि आप सभी लोग ने फसल उगाई और फसल उगाकर अपने घर में रख ली, मंडी ले नहीं जा रहे मंडी। तो अचानक से सप्लाई क्या हो गई? सप्लाई कम, इससे कीमत क्या होगी? कीमत क्या होगी? दैट इज इन्फ्लेशन। अरे बोलो यस। तो अब सरकार कह रही है, सुनिए, इसे बोलते हैं जमाखोरी। क्या बोलते हैं? दैट इज होर्डिंग, इंग्लिश में होर्डिंग। और सट्टे को बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। दिस इज स्पेक्यूलेशन। दोस्तों, जब मान लो सारे किसान जमाखोरी करेंगे, एग्जाम्पल दिया मैंने किसान का, तो क्या प्राइस बढ़ने लगेगा? तो हमारी सरकार कहे, सुनो जी, ना तो कोई सट्टा करेगा और ना कोई जमाखोरी करेगा। इसे हम लोग बोलेंगे क्या? प्रशासनिक नीति। बोलो समझ गए? मतलब सरकार प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर रही है। पहले तो सरकार ने कहा टैक्स बढ़ा दो, लोग पैसा ज्यादा देंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अरे बोलो यस। तो सरकार ने टैक्स की मदद ली। यहां तो सरकार सीधे एक नोटिस दे रही है, ना तो कोई जमाखोरी करेगा और ना कोई सट्टा करेगा। अगर पकड़ा गया तुरंत जेल में बंद। तो एक नियम, एग्जाम्पल मान लो, तो क्या इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है? दूसरा देखिए क्या है? प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण। प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण क्या करेगी सरकार? देखो, टमाटरों की हालत अभी बहुत बुरी हो गई थी, प्राइसेस आसमान में बढ़ गए। अरे बोलो ऐसे। जब कभी ऐसा हो जाए, कोई भी चीज के प्राइसेस अचानक से बढ़ने लगे, तो सरकार क्या करे? सरकार सीधा लोगों से कहे कि एक नियम बना दे कि अब टमाटर कोई भी 40 रुपए किलो से ज्यादा नहीं बेचेगा। एक नियम बना दे, डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण, डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल। क्या बात समझ में आई? किसी भी चीज के दाम अगर बहुत बढ़ रहे हो, ऐसे में सरकार डायरेक्ट एक नियम पास कर दे कि अब कोई भी इस प्रोडक्ट को इससे ज्यादा प्राइस में नहीं बेचेगा। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए। नेक्स्ट, बफर स्टॉक का प्रयोग। पहले देखो बफर स्टॉक क्या होता है, समझना। व्हाट इज बफर स्टॉक? एफसीआई पता है? सुना है? एफसीआई में एक्चुअली क्या है? एक शब्द होता है, मेंस में पढ़ाएंगे आपको, एमएसपी। मेंस में पढ़ाएंगे क्या? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर आपको पढ़ना है तो आप जाकर, मैंने 2 वीडियोस खान ग्लोबल स्टडीज में अभी 15-20 दिन पहले अपलोड करे थे एमएसपी के, और बहुत शानदार, मैंने कम से कम 2 घंटे के सेशंस लेकर एमएसपी समझाया उसमें। अगर आप लोगों को एमएसपी पढ़ना है तो अभी पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, जब मेंस देखेंगे तब करेंगे, राइट। दोस्तों, अगर हम एमएसपी की बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो इसमें होता क्या है? किसानों से सरकार फसलों को लेती है और अपने पास जमा करती है। तो जब किसानों के गेहूं, चावल, दालें जब सरकार लेती है और अपने पास रखेगी, तो कहाँ रखती है? एफसीआई के गोडाउन में। अब एफसीआई के गोडाउन में कितना स्टॉक है, उसे बोलते हैं बफर स्टॉक।
एवरीवन क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक। तो जब भी ये वर्ड आए बफर स्टॉक, इसका मतलब सरकार के एफसीआई के गोडाउन्स में सरकार के पास कितना खाद्यान्न है, फूड ग्रेन्स हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? बफर स्टॉक। सही है। अब सरकार देख रही है यार देश में क्या हो रहा है, सप्लाई मान लो कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, इस वजह से प्राइसेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो सरकार क्या करे? अपने बफर स्टॉक को निकाले, बफर स्टॉक को निकाले और देश में क्या करे? पहुंचाए, तो सप्लाई को पूरा करे। तो क्या इससे भी प्राइसेस कंट्रोल हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं। निर्यात पर प्रतिबंध, मुझे लग रहा है ये समझदार बच्चे अपने आप समझ गए। समझाऊं या समझ गए? मैं बनाता हूं मान लो ये शर्ट, या हमारे देश में जितने लोग शर्ट्स बनाते हैं सभी लोग अपनी शर्टों को उठाकर कहां? एक्सपोर्ट। शर्टों को उठाकर कहां? एक्सपोर्ट। शर्टों को उठाकर कहां? एक्सपोर्ट। तो देश में शर्ट की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। प्राइसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा। सरकार ने कहा अब कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा, इसका मतलब निर्यात पर प्रतिबंध। समझ गए? इससे सप्लाई मेंटेन हो जाएगी देश में। नाउ घरेलू आपूर्ति के पूरक के लिए आयात, ये भी समझ गए अपने आप। घरेलू आपूर्ति के पूरक के लिए आयात, मतलब घरेलू आपूर्ति को पूरा करने के लिए आयात। समझ गए नहीं? मतलब हमारे देश में डोमेस्टिक सप्लाई कम है, मान लो हमारे देश में ये शर्टें क्या हो रही हैं? कम। तो हमारी सरकार क्या करेगी? क्या करेगी? एवरीवन क्या करेगी? खूब सारी शर्टें विदेश से क्या कर लेगी? आयात, जिससे सप्लाई की हो जाएगी ज्यादा और प्राइस हो जाएगा कंट्रोल। बोलो सही है? तो ये सारे क्या हो गए? प्रशासनिक नीतियां। इनके अलावा कुछ और नियम भी बना सकती है, ये मैंने मेन चीजें आपको समझाने के लिए लिख दी। तो लिख लो, हेडिंग डालो, प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीति, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, प्रशासनिक नीति। क्या टेस्ट में जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन था? यस। प्रशासनिक नीति, उन क्वेश्चंस को करने के बाद कॉन्फिडेंस आया? अब जो नहीं हुए अब हो जाएंगे, जो 2-4 नहीं हुए वो अब हो जाएंगे आज की क्लास के बाद। और आज इन्फ्लेशन की क्लास खत्म, अब फिर से आप करना उन क्वेश्चंस को एक बार और। कम ऑन, यस चाहिए। और फिर इस सैटरडे क्या है? कितने क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन, और टाइम है 2 घंटे का, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन 2 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग करेंगे पता पड़े नंबर आ रहे -10, राइट? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी। 100 क्वेश्चन, और आपके बीपीएससी में कितने क्वेश्चन वाला सेट बनने का? 4 प्रश्न है और 4 ऑप्शन। अभी तक ऑप्शन कितने आते थे? 5। इनमें से एक से अधिक, वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। अरे बोलो यस। तो अब क्या होगा? 4 ऑप्शन, और नेगेटिव अब हो गया 1/3। मतलब अगर तुमने 3 क्वेश्चन गलत तो 1 क्वेश्चन सही वाला कट गया। सही है? पहले 25% थी क्या? सही है? ये अच्छा कदम है सरकार का, है? अच्छा, पहले भी नेगेटिव मार्किंग थी नहीं? अरे चल, %25 नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो कट ऑफ इतनी कम नहीं जाती, फिर तो बहुत ज्यादा जाती ना। थी? 1 साल बंद था, पिछली साल से ही स्टार्ट हुआ। अच्छा, उससे पहले नहीं थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सट्टा और जमाखोरी पर प्रतिबंध। बैन ऑन स्पेक्यूलेशन एंड होर्डिंग, बैन ऑन स्पेक्यूलेशन एंड होर्डिंग, सट्टा एवं जमाखोरी पर प्रतिबंध। बैन ऑन स्पेक्यूलेशन एंड होर्डिंग। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण, प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण, डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल। डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल, प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण। दोस्तों 60 क्वेश्चन आपने बनाए,
100 क्वेश्चन मैं टेस्ट में दे रहा हूं, एक चैप्टर से 150 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा किसी की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी? अरे बोलो यस। हर चैप्टर में ऐसे ही करेंगे जहां जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। कुछ कुछ चैप्टर छोटे छोटे से ही हैं, अब उनमें 150 क्वेश्चन तो बनेंगे ही नहीं, तो क्या बनाएंगे, तो उनमें 40-50 जितने बनेंगे वो करेंगे हम लोग। कम ऑन राइट। नेक्स्ट है बफर स्टॉक का प्रयोग, यूज ऑफ बफर स्टॉक। यूज ऑफ बफर स्टॉक। अजी जी, यूज ऑफ बफर स्टॉक। नेक्स्ट निर्यात पर प्रतिबंध। ये नेक्स्ट निर्यात पर प्रतिबंध, बैन ऑन एक्सपोर्ट्स, बैन ऑन एक्सपोर्ट्स, निर्यात पर प्रतिबंध। नेक्स्ट अंजलि प्रिया कह रही हैं कि लेफर कर्व, लॉरेंज कर्व, कूजनेट कर्व क्या है? तो अंजलि कॉमन सेंस आपको होना चाहिए कि जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तब वो आ जाएगा अपने आप। क्या टेस्ट का ही क्वेश्चन था क्या एक? उसमें ऑप्शन में था लॉरेंज कर्व। मैंने आपसे क्वेश्चन करने के तरीके मैंने कहा था कैसे पढ़ने। अंजलि आपने बहुत अच्छा पढ़ा वैसे आप, लेकिन क्वेश्चन गलत तरीके से पूछ रही हैं आप कि वो क्यों, वो भी बता रहा कि मैंने कहा था आपको ये नहीं पढ़ना कि इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का संबंध टिक कर दो फिलिप्स और आगे बढ़ जाओ। अगर उसमें बी है लॉरेंज कर्व, ए है मान लो लेफर कर्व, सी है कूजनेट कर्व, अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये क्या होते हैं। कम ऑन यस, ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। कब बताऊंगा? अभी अभी पूछने से फायदा क्या है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बता दूंगा। नाउ नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट घरेलू आपूर्ति के पूरक के लिए आयात, इंपोर्टिंग कमोडिटी फॉर मेंटेनिंग डोमेस्टिक सप्लाई, इंपोर्टिंग कमोडिटी फॉर मेंटेनिंग डोमेस्टिक सप्लाई। तो यहां पे हमारा इन्फ्लेशन खत्म हुआ। एक दो चीजें लिखनी रह गई थी, जैसे हेडिंग डालो बेसिस पॉइंट, याद आया? बेसिस पॉइंट, बेसिस पॉइंट, लिख लो ब्रैकेट में बीपीएस, बेसिस पॉइंट, हिंदी में भी इंग्लिश में भी ऐसे ही बस बेसिस पॉइंट बीपीएस। नीचे लिख लो ये 1 बीपीएस बराबर 1 बीपीएस बराबर 1/100%। नीचे लिखो एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण यदि आरबीआई, अच्छा रुक जाएं, ठीक है, लो बता देना जब चलना हो, जल्दी रुक जाओ। यदि आरबीआई रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट कम करता है, 25 बेसिस पॉइंट कम करता है, तब हाइफन नीचे लिखो 25 बीपीएस बराबर 25 बीपीएस बराबर 25/100 इंटू 100। नीचे 25 बीपीएस बराबर 0.25%, 0.25%। समझ गए? 25 बीपीएस बराबर 0.25%। अबे इतना तो फॉर्मूला लगाना आता ही है, फॉर्मूला बता दिया, अब क्या ऊ कर रहे हैं? 2 मिनट रुको।
ये लिखवाया था, लिख ली, रह गया था, मुझे लग रहा रह गया ना, तो नीचे लिखो। वो नहीं हुआ क्या? अबे तुम लोग लिखो 25 बीपीएस बराबर 25/100 इंटू 100। 25 बीपीएस बराबर 0.25%। है क्या नहीं होगा? ज्यादा पढ़ लिया क्या तुम लोगों ने? तो सही तो है सब कुछ। ये निराशावादी बोला होगा सबसे पहले, यही बोला ना, इसी की आवाज आई थी मेरे कानों में। नहीं मजाक कर रहा है, बुरा नहीं मानने का मेरी बातों को कभी। मानोगे क्या बुरा? हाँ सही नहीं है क्या? 25/100 इंटू 100 0.25%। 25 बेसिस पॉइंट। रुक जाओ, ये सिर्फ ये बोले, हाँ बोलो। इतनी गणित नहीं करनी, बैठ जाओ। जब भी किसी में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? परसेंट हो जाता है। बैठो, इतनी गणित पढ़ने आ गए, नहीं होता भैया, बैठ। गलत है क्या? गलत है क्या? बैठो बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सरकार की प्रतिभूति। अरे किसी में भी परसेंटेज जब लगाते हैं तो परसेंटेज लगाते हैं तो 100 हट जाता है, परसेंट हटाते हैं तो 100। बस सही है? नहीं है सही? पॉइंट नहीं आएगा? देख रहे इसको? अच्छा कुछ तो गड़बड़ है ही। 1 बेसिस पॉइंट बराबर 1/100 परसेंटेज, तो 25% आप सही है? थैंक यू यार, थैंक यू। तो सो ये लो, ये ऐसे था ना हमारा फॉर्मूला, यही था कि नहीं? फॉर्मूला क्या लिखा आपने? यही था? हाँ बस यहाँ पे परसेंटेज लगा दो। मैं भी समझ नहीं पा रहा क्या कहना। थैंक यू ना। चलें, चलिए ये लिख लीजिए, सरकार की प्रतिभूतियां अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन में ब्रैकेट में डाल सकते हो 1 वर्ष से कम, और यहां 1 वर्ष से अधिक। 1 वर्ष से कम और यहां 1 वर्ष से अधिक। 1 वर्ष से कम और 1 वर्ष से अधिक। हो गया? और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, दीर्घकालीन प्रतिभूतियां, इन्हीं को हम डेटेड सिक्योरिटीज भी कहते हैं। इन्हीं को हम डेटेड सिक्योरिटीज भी कहते हैं। डेटेड दिनांकन प्रतिभूतियां, इन्हीं को हम डेटेड सिक्योरिटी भी कहते हैं। दिनांकन प्रतिभूतियां, दिनांकन प्रतिभूतियां। दिनांकन प्रतिभूतियां। हो गया क्या? हो गया? नहीं हुआ? जल्दी कर फिर।
हो गया? हो गया? बीच में लिखो राजकोषीय नीति, क्या वो भी रह गया एक? कौन सा? प्रो साइक्लिक, काउंटर साइक्लिक रह गया है? नहीं है यहाँ पे, सेव नहीं हुआ होगा उस दिन। लिख लो बीच में राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, और एक साइड कर लो प्रो साइक्लिक राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एक साइड कर लीजिए, प्रो साइक्लिक, प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी एक साइड, काउंटर साइक्लिक, ऐसी इंग्लिश में भी वर्ड, ऐसी इंग्लिश का ही वर्ड है, हिंदी में कुछ है नहीं ऐसा, काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। सही है? यहां पर बताओ क्या लिखवाएं? मंदी एवं मुद्रास्फीति को अधिक किया जाए, अधिक किया जाए। नीचे टैक्स को क्या करेंगे? यहां पर टैक्स को क्या करेंगे? टैक्स को क्या करेंगे? हैं? नहीं, अगर मंदी के समय, सॉरी, तो लिखो नीचे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नीचे, मंदी, टैक्स को क्या करेंगे? कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? मंदी है, मनी सप्लाई कम है, और मनी सप्लाई को और कम किया जाए तो क्या करेंगे? है फिस्कल पॉलिसी का यूज नहीं, प्रो साइक्लिक, मैंने कहा मंदी और मुद्रास्फीति को और अधिक किया जाए, अपन को और मंदी करनी है इकोनॉमी में, तो क्या करेंगे? टैक्स को बढ़ा देंगे, और सरकार अपने व्यय को क्या कर देगी? कम, जिससे देश में और मंदी होगी। सही है? और मुद्रास्फीति में क्या करेंगे? क्या करेंगे? मुद्रास्फीति में टैक्स को कम और व्यय को ज्यादा, जिससे क्या हो? और मुद्रास्फीति हो। तो नीचे लिख सकते हो, इसी के नीचे मुद्रास्फीति, मैं यहां लिख देता हूं चाहे, मुद्रास्फीति में टैक्स को क्या करेंगे? कम करेंगे, जिससे देश में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? और ज्यादा हो जाएगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अरे बोलो यस। और यहां पर व्यय को सरकार क्या करेगी? बढ़ा देगी, जिससे और पैसा जाए देश में। कौन? सही है कि नहीं? तो अगर जब भी मैंने बोला बाद में होगा, बाद में लिखवाऊंगा, वो सब होगा। सही है? तो ये हमारा रहता था, इसमें मैं नहीं बता रहा, ये अपने आप करो प्लीज, अपने आप लिखो। क्या करेंगे? यहां क्या लिखेंगे? मंदी एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं, या किया जाए, किया जाता है, किया जाता है। मंदी एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। हैं? हट गया? आ गया? जल्दी करिए। अब मुझे बताइए, नीचे लिखिए मंदी, मंदी, बताइए मंदी के समय टैक्स का क्या होगा? क्या होगा? कम। कंट्रोल कर रहे हैं ना, टैक्स कम तो मनी सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी, और व्यय क्या होंगे? ज्यादा। दोस्तों अगले 2 दिन, आज क्या है? वेंसडे नहीं, मंगलवार है आज तो, बुधवार और बृहस्पतिवार हम लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे, क्या? क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट? फ्राइडे को मैं थोड़ा चैप्टर इंट्रोड्यूस करूंगा, और फिर मैं मंडे को वो चैप्टर फिर से शुरू करूंगा, राइट? और फ्राइडे को जो मेरी क्लास होगी, फ्राइडे वाली वो क्लास मेरी फर्स्ट शिफ्ट में होगी।
जैसे अभी पहले क्या होता है और फिर क्या होता है, सही है। फ्राइडे को पहले क्या होगी और फिर क्या होगी, क्या मेरी बात समझ गए? क्योंकि मुझे उस दिन घर निकलना है, बोलो क्लियर है? तो घर निकलना है इसलिए मैं पहले क्लास लूंगा, चलेगा क्या? फ्राइडे, ये लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लिया? हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।